हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का बारे में। तो आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स हमारी चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से नीट में 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात होगी कि केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर में ये बताया जाता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो कितना स्पीड में होगा। कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन कोई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो काफ़ी स्पीड से होती हैं, कोई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्लो होती है। तो रिएक्शन की स्पीड का बारे में हम लोग इस चैप्टर का अंदर में पढ़ाई करेंगे। तो ये चैप्टर क्या होता है? इट डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, या हम लोग इसको क्या भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का स्पीड का बारे में हम लोग ये चैप्टर का अंदर में पढ़ाई करते हैं कि कोई भी रिएक्शन की स्पीड क्या है, कोई भी रिएक्शन की स्पीड कम है, कोई भी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। इसी का बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का अंदर में पढ़ाई करते हैं। देखिए, कोई भी हम लोग फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग मानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हमारा जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगा, दोनों सेम होगा। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में ये नहीं बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है या वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन की रेट ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर कोई भी रिएक्शन का रेट कम है, इसका मतलब स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो कोई भी रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, कौन सा फैक्टर होता है जो डिसाइड कराता है कि ये रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है या रिएक्शन की स्पीड कम है? तो देखिए, जो टाइम पीरियड होती है ना, टाइम पीरियड बताती है, टाइम फैक्टर जो होता है ना, वो बताता है कि स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक ए से बी, और ये डिस्टेंस है हम लोग का 100 मीटर, और ए को बी में मान लो यहाँ में हमारा कार 1 है या बाइक 1 है, और इनको समय लग रही है 20 मिनट, 20 सेकेंड मान सकते हैं। जैसे ए से बी जाने में समय कितना लगा? 20 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। तो आप इसका स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा आपका? स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपने एक और दूसरा बाइक लिया, यहाँ में देखिए आपका हो गया बाइक 2, और यहाँ में जो डिस्टेंस है, टाइम पीरियड कितना लगा? मान लीजिए 10 सेकेंड लग रही है, डिस्टेंस सेम ही है, 100 मीटर है। तो अब समय इनकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होगा बताइए? डिस्टेंस बाई टाइम, तो 100 बाई 100, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो टाइम पीरियड होती है वो बताती है कि रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है कि रिएक्शन की स्पीड कम है। अगर कोई भी रिएक्शन होने में, देखिए यहाँ में टाइम ज़्यादा लगा, तो इसका मतलब उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। टाइम कम लगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए समय कम लग रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? टाइम पीरियड डिसाइड करता है। अगर कोई भी रिएक्शन होने में समय बहुत ज़्यादा लग रही है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड ज़्यादा है तो आप बोलेंगे कि उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। स्पीड कम होने का मतलब उसकी रेट क्या होगी? कम होगी। कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें टाइम बहुत कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी, इसका मतलब उस रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो कोई भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या होती है? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अगर कोई भी रिएक्शन होने में टाइम पीरियड अगर कम लगा, अगर बताइए टाइम पीरियड कम लगेगा, तो उस रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। रेट ज़्यादा होगी मतलब उस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा है तो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन।
अगर कोई भी रिएक्शन होने में टाइम पीरियड क्या लगा, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हुआ, अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेट कम हो जाएगी मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी और रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, स्लो रिएक्शन कहलाएगा। तो देखिए हम लोग रेट का यूनिट का बारे में डिसाइड करते हैं। रेट का यूनिट क्या होगा तो देखिए रेट का यूनिट क्या होगा, रेट क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो बताइए यूनिट ऑफ आर क्या होगा। अच्छा बताइए यूनिट ऑफ आर वही होगा जो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का होगा। डेल्टा सी क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट किसकी होती है, आर की होती है। तो आर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी हो गया होगा, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आप लोग कॉपी पेन लेके और एक एक पॉइंट्स को नोट करते रहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बारे में। देखिए हमारा रिएक्शन कितना टाइप का है, हम लोग का जो एनसीईआरटी जो शुरू करती है वो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से शुरू करती है, लेकिन हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो रिएक्शन होती है वो कितना टाइप की होती है। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा फास्ट रिएक्शन। अच्छा देखिए जो फास्ट रिएक्शन होता है, किसको फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन होने में अगर टाइम पीरियड कम लग रही है तो उस रिएक्शन हमारा क्या होता है, अगर टाइम पीरियड कम होगा तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या कहलाती है, फास्ट रिएक्शन कहलाती है। तो फास्ट रिएक्शन में हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड, आप लोगों को मालूम होगा कि रेट हमारा क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होती है। तो फास्ट रिएक्शन में क्या होगा, हमारा डेल्टा टी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होती है, टाइम पीरियड वेरी स्मॉल होती है। अगर टाइम पीरियड वेरी स्मॉल है तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, आर क्या होगी, रेट हमारा क्या होगा, वेरी हाई होगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा, वेरी हाई होगा, वेरी लार्ज होगा। अगर रिएक्शन की रेट ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर रिएक्शन की रेट ज़्यादा है मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या कहलाएगा, फास्ट रिएक्शन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ में जो रेट होता है वेरी लार्ज होगा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शंस हो करते हैं। जैसे कि NaCl, NaBr, MgCl2, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, फास्ट रिएक्शन के होते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि जो फास्ट रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं किया जा सकता है। रेट क्यों नहीं मेजर किया जा सकता है, अच्छा बताइए, जब रिएक्शन की रेट को निकालना है तो रेट क्या आना चाहिए, डेल्टा सी पता होना चाहिए, डेल्टा टी पता होना चाहिए। अगर आप डेल्टा सी और डेल्टा टी आपको पता है तो आप रिएक्शन की रेट को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फास्ट रिएक्शन होती है उसमें टाइम पीरियड एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टाइम पीरियड में रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो टाइम पीरियड नहीं मालूम होता है तो रिएक्शन की क्या नहीं मालूम होगी, रेट नहीं मालूम होगी। अगर रेट मालूम नहीं है तो आप रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका पास में एक एग्जाम्पल है, यहाँ में आपने Na+ लिया और यहाँ में Cl- लिया और यहाँ में आपने स्टॉप वॉच रखा, ये आपका स्टॉप वॉच है, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों को आपने क्या किया, एक कंटेनर में आयनिक कंपाउंड को रख दिया और पास में आपने स्टॉप वॉच को भी रख दिया। तो आपने देखा कि मैं स्टॉप वॉच को आप गए दबाने, स्टॉप वॉच को दबाने से पहले ही रिएक्शन हो गई, तो आपको एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं चलेगा। अगर टाइम पता नहीं है तो उस रिएक्शन की रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी फास्ट रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शन का रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं किया जाता है। तो आप लिख लगे हैं, जनरली रेट कैनॉट बी मेजर्ड, जनरली आर रेट कैनॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। रेट को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। कौन सा रिएक्शन के लिए, फास्ट रिएक्शन के लिए। कोई पूछेगा क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट रिएक्शन का हम लोग क्या एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं होता है, टाइम पीरियड मालूम नहीं है। अगर टाइम मालूम नहीं है तो रेट को भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जनरली फास्ट रिएक्शन का हम लोग रेट को मेजर नहीं करते हैं।
तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्लो रिएक्शन। जो हमारा दूसरा होता है वो क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है। देखिए स्लो रिएक्शन में क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होती है। तो देखिए हमारा जो स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन में टाइम क्या होता है, वेरी लार्ज। रिएक्शन होने में टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाती है, टाइम पीरियड क्या होती है, वेरी लार्ज होती है। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, वेरी स्मॉल हो जाती है। और रेट कम है मतलब उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम है मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। तो आर क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, और जनरली रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। हमारा जो स्लो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के लिए भी हम लोग क्या नहीं क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा स्लो रिएक्शन का मतलब होता है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। एक एग्जांपल देखा जाए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहा में जंग लगना। तो यहाँ में क्या होता है कि लोहा में जो जंग लगता है वो, मान लीजिए आपने एक आयरन को बाहर में रख दिया और आपने एक स्टॉपवॉच को भी रख दिया और आप वहाँ में देख रहे हैं कि रिएक्शन कब शुरू हुआ, कब रस्ट होना शुरू हुआ। पता चला कि आप दो दिन टाइम चला गया लेकिन रस्ट उसमें हुआ ही नहीं। पता चला कि आप दिन भर देख रहे थे और रस्ट हो गया है रात का 2 बजे और आप सुबह में देख रहे हैं। तो इसलिए उसमें क्या हो गया कि आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। अगर एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है तो उस रिएक्शन का रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो फास्ट रिएक्शन होता है और स्लो रिएक्शन होता है उसके लिए हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, रेट को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड एक्यूरेट मेजर नहीं होती है। अगर आप लोग टाइम पीरियड को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं तो रिएक्शन का रेट भी एक्यूरेट निकल जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता ही नहीं। तो इसी के साथ में अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड वाला, जो होगा हमारा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, देखिए मॉडरेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टाइम पीरियड ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड इज नाइदर, टाइम पीरियड इज नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। टाइम पीरियड ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना तो बहुत कम होती है। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। जैसे कि H2O2 का जब डिकम्पोजिशन कराते हैं तो H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, इसमें टाइम, इस रिएक्शन का डिकम्पोजिशन में टाइम पीरियड ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है। कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसका पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में हमारा 2 टाइप का रिएक्शन का रेट होता है। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहला जो होगा हम लोग का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब पढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तब पढ़ा जाता है जैसे कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाती है उस समय का जो स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब जब कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उस समय का जो स्पीड होता है उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। उसी तरह हमारी जो रिएक्शन होती है उनका बारे में हम लोग पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जब रिएक्शन की टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होती है उस समय जो रिएक्शन की रेट होती है, जो रिएक्शन की स्पीड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, जब हमारा टाइम पीरियड वेरी लार्ज हो। जब टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, जब टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा होता है उस समय जो रिएक्शन की स्पीड होती है, जो रिएक्शन की रेट होती है, उसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब होता है, जब टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा होता है।
तो देखिए जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है हम लोग रिएक्टेंट के लिए भी पढ़ते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 1। तो केस 1 में हमारा होगा फॉर रिएक्टेंट। तो देखिए रिएक्टेंट में जब हम लोग रिएक्शन की जो रेट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये हमारा होता है रिएक्शन की रेट। कब रिएक्शन की रेट ये कब होती है, जब हम लोग का रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट में आप लोग सोच रहे होंगे कि डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और निगेटिव साइन बता रही है डेल्टा सी हमारा क्या होता है बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा सी मतलब होता है, डेल्टा सी मतलब हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। और यहाँ में जो निगेटिव साइन हो रही है, निगेटिव साइन शोज दैट concentration of reactant is decreases with time। डिक्रीजेज विथ टाइम। देखिए जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो इसलिए हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग रिएक्शन जब हमारा होता है तो रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट की वैल्यू लगातार कम होती जाती है और प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इसलिए यहाँ में माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट, जब भी हम लोग माइनस साइन लिखें तो समझ लीजिए कि आपको रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो टाइम के साथ में क्या होती है, डिक्रीज करती है। जैसे आप बताइए यहाँ में रेट जो होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा सी को आप लोग लिख सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और जब भी हम लोग जब भी हमारा रिएक्शन होता है तो उस समय क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है, फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और फाइनल कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो। देखिए यहाँ में ध्यान दीजिए, अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ में इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ जाएगा, निगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ में माइनस साइन लिखा गया है कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ में माइनस साइन लिखा गया है, क्योंकि रिएक्शन की रेट ऑलवेज पॉजिटिव होती है। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार बता भी रहा हूँ। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे ए से बी, तो मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 में हमारा रिएक्शन शुरू हुआ और ए का कंसंट्रेशन 10 है और बी का वैल्यू 0 है। ए के पास 10 मोल है, बी का पास 0 मोल होगा, क्योंकि रिएक्शन शुरू हुआ। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड का बाद में देखा गया, इसका पास हो गया 8 मोल, इसका पास 2 मोल का फॉर्मेशन हो गया। टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड का बाद में इसका पास 4 मोल, इसका पास 10 मोल, इसका पास 6 मोल होगा। टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड का बाद देखा गया ये 0 और ये हो गया 10। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हमारा रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के मोल लगातार क्या होते हैं, टाइम का साथ में डिक्रीज करते हैं, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मान लो हम लोग रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन CI और रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन को CF बोला गया। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल में इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा। तो अब देख रहे हैं कि लगातार हमारा रिएक्टेंट का केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फाइनल कम होती है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें मान लीजिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो प्रोडक्ट का केस में क्या होता है कि इनिशियल की वैल्यू कम होती है और फाइनल की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ में देखो डेल्टा सी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल ज़्यादा है और माइनस फाइनल, तो ये टर्म्स ज़्यादा है तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा डिफरेंस। ये दोनों क्या आ जाएगा, निगेटिव। और इसलिए आगे में माइनस साइन लिखा गया है कि निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। कोई भी रिएक्शन की जो रेट है, रेट का मतलब स्पीड तो निगेटिव नहीं ना हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ में कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। तो जब भी आप लोगों को रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन की जो रेट होती है निगेटिव होती है इन केस ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए जो रेट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, केस 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रिएक्टेंट के लिए, और रिएक्टेंट के लिए फॉर रिएक्टेंट के लिए इसके लिए हम लोग रेट क्या लिखे थे, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और इनका जो ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो इनका ग्राफ लगातार क्या होती है, डिक्रीजिंग ग्राफ होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए हम लोग ये जो होता है ना इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया है और आपको रिएक्शन की रेट निकालनी है, रिएक्शन की स्पीड निकालनी है। तो आप क्या करते हैं कि पार्टिकुलर दो डिफरेंट टेम्परेचर में, मान लीजिए हमारा T1 टेम्परेचर में इसका जो कंसंट्रेशन है वो CI है, इनिशियल का टाइम T1 में इसका जो कंसंट्रेशन है वो CI है। टाइम बढ़ा, मान लीजिए T2 सेकेंड में, टाइम T2 में इनका कंसंट्रेशन हो गया फाइनल कंसंट्रेशन CF। तो आपको मालूम है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फाइनल कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा C, और यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा T। तो टू पार्टिकुलर डिफरेंट टेम्परेचर पे, टू अलग अलग टेम्परेचर में, टू डिफरेंट टेम्परेचर में दो कंसंट्रेशन को नोट कर लीजिए, और चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, रिएक्शन की रेट हो जाएगा। लेकिन ये कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन लगाना है। तो ये हमारा हो जाता है रिएक्टेंट। जब भी हम लोगों को रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना है तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो ये इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। तो कॉपी कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब हमारा होगा केस नंबर 2, और केस नंबर 2 जो होगा वो होगा फॉर प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को क्या होता है कि प्रोडक्ट के लिए जब भी रिएक्शन का रेट लिखना है तो प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T लिखना होगा। प्लस साइन ये बताती है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। पॉजिटिव साइन shows concentration of product increases with time। तो ये रिएक्शन की रेट होती है। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इनका ग्राफ ऐसा होता है। तो देखिए अगर हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हम लोग देखेंगे कि T1 टाइम पे इनका कंसंट्रेशन कितना है, C1 या CI, और T2 टाइम पे इनका जो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, CF है। तो यहाँ में जो चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा C, और यहाँ में जो चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा T। और देख रहे हैं आप लोग फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम है, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसका पहले मैं रिएक्टेंट का केस में मैं T1 को टेम्परेचर बोल दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। यहाँ में T1 टाइम है, टू डिफरेंट टाइम पीरियड पे टू कंसंट्रेशन को नोट करना है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कंसंट्रेशन को नोट करिए, और चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम वो रिएक्शन की क्या हो जाती है, रेट हो जाती है। तो प्रोडक्ट के लिए रेट ऐसे लिखा जाता है, कॉपी कर लीजिए। तो हमारा दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, आप लोग पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, जब टाइम पीरियड बहुत ही छोटी होती है उस समय जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आप कार में बैठ के घूमने जा रहे हैं और आपने देखा कि मैं देख रहा हूँ कि आपने मान लो टाइम T=10 बजे स्टार्ट किया जर्नी, ठीक है ना, और आप देख रहे हैं कि कार में बैठे थे और आप देख रहे हैं कि 10:02 पे कार की स्पीड कितनी है। जब एक पार्टिकुलर टाइम पे जो कार की स्पीड होती है उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी समय जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल होती है। टाइम पीरियड क्या होती है, वेरी स्मॉल। जब टाइम पीरियड बहुत कम हो उस समय जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होती है, हमारी
टाइम पीरियड क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। आप ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए भी हम लोग पढ़ते हैं केस 1। केस 1 में होगा हमारा फॉर रिएक्टेंट के लिए, और रिएक्टेंट के लिए जब भी आपको रेट लिखना है, रेट तो लिखना है माइनस डी सी बाई डी टी। यहाँ में जो हमारा कंसंट्रेशन का चेंज होता है बहुत ही स्मॉल चेंज होती है। डेल्टा और डी में दोनों में डिफरेंस होता है। डेल्टा का मतलब होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डी सी बाई डी टी इसमें होता है जब कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम का चेंज काफ़ी ज़्यादा हो उस समय हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं। जब चेंज बहुत ही स्मॉल है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डी सी। डी सी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। तो जब हमारा टाइम पीरियड बहुत ही कम होती है उस समय जो स्पीड होती है, जो रिएक्शन की स्पीड होती है या जो रिएक्शन की रेट होती है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो फॉर रिएक्टेंट के लिए हम लोग रेट क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी, और माइनस साइन शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम हो जाएगा। और इसके लिए जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो इनका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजेज होता है, लेकिन इनका क्या होता है जब टाइम पीरियड बहुत ही कम होती है तो हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे स्लोप निकाल देते हैं, और यही हमारा जो स्लोप होता है, इसी का जो हमारा स्लोप होता है वही हमारा बताता है माइनस डी सी बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, तो यही हमारा जो स्लोप बता देता है वही हमारा स्लोप जो होता है वही क्या होता है, माइनस डी सी बाई डी टी होता है। तो ये है हमारा रिएक्टेंट के लिए। तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो कॉपी हो गया होगा। तो केस नंबर 2 में देखिए, केस 2 होगा फॉर प्रोडक्ट के लिए। फॉर प्रोडक्ट के लिए जब भी रेट लिखना है तो होता है प्लस डी सी बाई डी टी। प्लस साइन मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम का साथ में क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस क्या होगा, टाइम। इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो पार्टिकुलर टाइम पे आप एक स्लोप निकाल दीजिए। तो इनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये ग्राफ का जो स्लोप हो रही है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। वो कितना हो रही है, डी सी बाई डी टी हो रही है। तो जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो वहाँ से स्लोप से हमारा पता चल जाता है कि रिएक्शन की रेट क्या है। अगर हमारा रिएक्टेंट होगा तो उनका रेट क्या होगा, उनका जो स्लोप होगा माइनस डी सी बाई डी टी होगा, और जब हमारा प्रोडक्ट होगा उनका स्लोप प्लस डी सी बाई डी टी होगा। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि रिएक्शन कितना टाइप का होता है, रिएक्शन का रेट क्या होता है, इसका बारे में डिस्कस किए थे। अब कोई भी रिएक्शन गिवन है तो उसको कैसे लिखा जाता है, उस रिएक्शन की रेट क्या होती है। तो अब हम लोग का जो होगा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, अब नेक्स्ट हमारा होगा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विथ वेरियस रिएजेंट, वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विथ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है, देखिए सबसे पहले जैसे कि एक स्मॉल 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 4d, और ये रिएक्शन गिवन होगा और रिएक्शन बैलेंस आपको रिएक्शन ना बैलेंस करके दिया जाएगा और उस रिएक्शन की रेट लिखना है। तो रिएक्शन की जो रेट लिखते हैं, देखिए जो रिएक्शन की रेट होती है वो होती है, देखो जो भी हमारा यहाँ में नंबर होता है इस नंबर को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी हमारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का पहले जो नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कोई भी रिएक्शन की जो रेट लिखा जाता है वो क्या होता है, अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस साइन, प्रोडक्ट होगा तो प्लस साइन, और जो भी ये नंबर होते हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक क्या होते हैं, उस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ में 2 है तो आप लिखेंगे 1/2, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो उसके लिए रेट क्या लिखेंगे, निगेटिव साइन, dA/dt। रेट हमारा क्या होता था, dC/dt। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका देखना है आपको, ए का देखना है, इज इक्वल टू, फिर हमारे रिएक्शन की रेट आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो सब में इक्वल टू का साइन देना है। यहाँ में 3 नंबर है तो डिवाइड कर दीजिए। बी हमारा रिएक्टेंट है तो माइनस dB/dt होगा,
इज इक्वल टू, यहाँ में सी प्रोडक्ट है तो प्लस साइन, इसका आगे में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, dc/dt। और यहाँ में देखिए 4 है तो 1/4 dd/dt। तो ये रिएक्शन की रेट हो गई। तो कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है ऐसे लिखा जाता है, रिएक्शन की रेट ऐसी होती है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ में अगर आपसे क्वेश्चन में बोलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब होता है कि ए का ख़त्म होने का रेट क्या है, तो वो होता है -dA/dt। -dA/dt क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ए का ख़त्म होने का रेट को -dA/dt, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब होगा -dA/dt। आप लोग गलती क्या करते हैं कि जो ये नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, वो ए का ख़त्म होने का रेट है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट आपने लिखा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, तो -dA/dt होगी। अगर आपसे बोला जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, मतलब बी का ख़त्म होने का रेट क्या है, जहाँ भी डिसअपियरेंस लिखा है आप समझ लेना है कि वो रिएक्टेंट है, और उसके लिए आपको कौन सा साइन लगाना है, माइनस साइन, dB/dt। अगर आपको लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ सी, तो अपीयरेंस या फॉर्मेशन तो कौन सा साइन, प्लस dC/dt। अगर आपसे कोई बोलेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो क्या लिखना है, प्लस dd/dt। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। कोई भी रिएक्शन की रेट ऐसे ही लिखा जाता है। तो कॉपी हो गई होगी। चलिए एक दो और, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ में लिखा है स्मॉल x से a गिव्स स्मॉल y से b, रिएक्शन की रेट लिखना है। तो रेट क्या हो जाएगा, x है तो डिवाइड कर दीजिए, और रिएक्टेंट है तो -dA/dt, y हमारा जो भी कोफिशिएंट होगा डिवाइड करना है, प्लस dB/dt। तो ये रिएक्शन के रेट हो गए। अगर आपसे कोई बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, -dA/dt। उस समय ये नंबर डिवाइड नहीं होता है, जब रिएक्शन का रेट लिखना है तब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये मतलब अपीयरेंस ऑफ बी, तो प्लस dB/dt हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो इस रिएक्शन का रेट को कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू, N2 क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, इसका आगे में क्या नंबर है, 1, तो -dN2/dt ये रिएक्शन की रेट होगी। अच्छा यहाँ में देखो 3 नंबर है तो आप डिवाइड करेंगे, H2 हमारा रिएक्टेंट है, माइनस साइन, तो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम, तो H2 का कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू, यहाँ में 2 है तो 1/2, और NH3 प्रोडक्ट है तो dNH3/dt। तो ये रिएक्शन की रेट है। अगर आपसे कोई बोलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो डिसअपियरेंस का मतलब रिएक्टेंट, माइनस साइन, N2 का पूछा है तो -dN2/dt होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, डिसअपियरेंस माइनस साइन, H2 का मतलब dH2/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो फॉर्मेशन मतलब प्लस dNH3/dt। तो ये रिएक्शन का फॉर्मेशन का रेट हो गया, ऐसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ़ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज़ 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये आपको क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है, और क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बतानी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बतानी है, और रिएक्शन की रेट बतानी है। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 का मतलब क्या ही हो जाएगा, क्या बताना है आपको, -dN2/dt।
dt फाइंड आउट करनी है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का मतलब क्या, प्लस dNH3/dt। और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, R फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। और आप लोग देखना है यहाँ में, देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, H2 का डिसअपियरेंस का रेट गिवन है। तो आपको गिवन क्या है बताइए, गिवन क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, मतलब क्या गिवन है बताइए। तो डिसअपियरेंस का मतलब, डिसअपियरेंस मतलब निगेटिव साइन, मतलब माइनस dH2/dt की वैल्यू क्या गिवन है, 12 मोल पर लीटर, 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो आपको गिवन है ना, वो क्या, किसकी वैल्यू गिवन है, माइनस dH2/dt की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि डिसअपियरेंस ऑफ H2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये रिएक्शन है तो इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, देखिए रिएक्शन का रेट R इज इक्वल टू क्या लिखना है, यहाँ में क्या है, 1 साइन है और रिएक्टेंट है, तो माइनस dN2/dt इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ में 3 है तो 1/3 माइनस dH2/dt इज इक्वल टू, यहाँ में क्या है 2 है तो 1/2 इंटू dNH3/dt होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में देखिए आपको क्या गिवन है, माइनस dH2/dt की वैल्यू क्या गिवन है बताइए, माइनस dH2/dt की वैल्यू कितना गिवन है, 12 गिवन है। तो R इज इक्वल टू माइनस dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 और इसका वैल्यू क्या गिवन है, 12। बाद में हम लोग यूनिट लिख लेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अब देखिए यहाँ से 3 से ये कितना टाइम में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। तो अब देखिए ये सारे नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, माइनस dN2/dt की वैल्यू 4 होगा और dNH3/dt की भी वैल्यू 4 होगा और R का भी वैल्यू 4 होगा। तो आप रिएक्शन को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो आप यहाँ से R बताइए, R का वैल्यू क्या होगा, R को आपने 4 से कंपेयर कर लिया तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर आप देखिए माइनस dN2/dt की भी वैल्यू क्या होगी, माइनस dN2/dt की भी वैल्यू क्या होगी, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर आप देखिए अब यहाँ में 4 है, 4 इज इक्वल टू कंपेयर करना है, 4 इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। तो देखिए 4 यहाँ में कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू dNH3/dt होगा। तो आप लोगों ने देखा कि बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना आ गया, कितना आ गया, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। DNA रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कितना आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन का सलूशन है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कॉपी कर लीजिए आप यहाँ तक। तो ये हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इज़ 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड और ये क्वेश्चन गिवन है और फाइंड करना ये। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्लस dHI/dt, रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम का वैल्यू कितना है, 10 गिवन है, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड गिवन है और ये रिएक्शन दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, रिएक्शन की जो रेट होगी R वो क्या होगी, माइनस dH2/dt इज इक्वल टू माइनस dI2/dt इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 dHI/dt हो जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dH2/dt इज इक्वल टू माइनस dI2/dt इज इक्वल टू 1/2 और dHI/dt का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10। तो 10 से कितना टाइम में कट जाएगा, 5। तो देखिए ये सारे नंबर आपस में इक्वल हैं और वो किसके इक्वल हैं, 5 के इक्वल हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, R का भी वैल्यू क्या होगा 5 और R का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और बताइए आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, माइनस dH2/dt की भी वैल्यू क्या हो गई, 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ से हमारा माइनस dI2/dt की भी वैल्यू क्या हो गई, 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है
तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और ये सिग्मा क्लासेस पासीघाट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।